ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्जाय। ओम ह्रीं नमो नूये सव्वसाहूण। ऐसो पंचणमोक्तारो सप्पपावपनाशनो मंगलार्णं च सौवेशि भद्रं हवै मंगलम् हवै। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। अभ्यास क्या, क्यों और कैसे। सबसे पहले तो बात आती है भाई योगाभ्यास। तो योगाभ्यास से हम क्या समझते हैं। योगाभ्यास जो शब्द है ये दो शब्दों से बना हुआ है, योग और अभ्यास। योग और अभ्यास मिलकर योगाभ्यास। तो योग का अभ्यास करना योगाभ्यास। सर योग के बारे में अलका जी ने अलग अलग पीरियड भी लिए थे। तो योग कहने से हम क्या समझते हैं, सुचिता जी आप बताएंगे योग क्या है। योग ने अपनी क्रिया, शारीरिक क्रिया। योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, केवल शारीरिक नहीं है, इससे हमारे शारीरिक मानसिक भावनात्मक हर तरह से ये हमारे इसको प्रभावित करता है। और वर्तमान में देश विदेश में साइंटिफिक स्टडी ऑफ योगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ योगा, इसके ऊपर बहुत सारे शोध चल रहे हैं, स्टडी चल रही है। और विशेष रूप से भारत में, हमारे देश में जो पुराने जमाने में आसन, प्राणायाम, बंद, ध्यान, कायोत्सर्ग, योगिक क्रिया, ये जो जितने भी प्रकार के, ये सारे के सारे योग में आते हैं। केवल आसन ही नहीं है योग। और आजकल तो अपने कैंसर जैसे बीमारी में भी बहुत लाभ हो रहा है सर जी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ योगा जो आज दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है, शोध हो रही है, तो उससे कई निष्कर्ष रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। योग जो है आसन, प्राणायाम, बंद, ध्यान भी उसी में आ जाता है। ध्यान हम बोलते हैं तो योग से अलग नहीं है। ध्यान, योगिक क्रियाएं, कायोत्सर्ग जो भी है सारा सब बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं योग। और इनका अभ्यास करना योगाभ्यास। योगाभ्यास केवल आसन करना ही योगाभ्यास नहीं होता है। तो मैंने जो पता है ये जितने पार्ट है योगा के, इनका अभ्यास हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं योगाभ्यास। तो समझ में आ गया योगाभ्यास शब्द का अर्थ क्या है। तो योगाभ्यास हम सुबह सुबह करते हैं तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है। हमारे शरीर, मन, शरीर की शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि, भावनात्मक शुद्धि, हर प्रकार की शुद्धि होती है। इन क्रियाओं से हमारे हर प्रकार की शुद्धि होती है। समझ लीजिए योग केवल आसन ही नहीं है, ये एक भ्रांति है। वे आसन को ही हम योग समझ लेते हैं। केवल आसन योग का एक पार्ट है, एक पार्ट है। ध्यान भी योग का पार्ट है, प्राणायाम भी योग का पार्ट है। तो योग कहते हैं तो सबको मिलाने से, सब योग मतलब जोड़ना, सबको जोड़ना, इसको भी योग कहते हैं ना, प्लस करना। गणित में योग का मतलब होता है जोड़ना।
तो अगर सबको हम जोड़ते हैं तो योग बनता है, और योग का अभ्यास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं योगाभ्यास। योगाभ्यास हम करते हैं, ध्यान भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, आसन भी करते हैं, हर प्रयोग, सब प्रयोग हम करते हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि हम शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, भावनात्मक भी विकास होता है। शरीर को समझना है पहले। शरीर बोले तो हमारा जो औदारिक शरीर है, इस शरीर को समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था शरीर कितने प्रकार के, आपने नोट भी किया होगा शायद। तो उसमें औदारिक शरीर जो है हमारा, ये शरीर जो बना हुआ है, इसकी बनावट को समझना पड़ेगा पहले। शरीर की बनावट हमारी कैसी है? तो 600 खरब कोशिकाएं, कोशिका हमारा सब शरीर का सबसे छोटा पार्ट है। जैसे एक मकान बनता है तो मकान में क्या होता है, ईंट बनती है। ईंट क्या बनती है तो क्या होता है, जो मिट्टी रजकण होता है, बिल्कुल उससे मिलके एक ईंट होती है। तो जो रजकण जो है, छोटे छोटे कण, वो हमारी कोशिका है। हमारे शरीर के अंदर 600 खरब 600 खरब कोशिकाएं, अरब नहीं, अरब से भी कितनी गुना ज्यादा होती है खरब। तो 600 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर में है, और एक ही तरह की कई कोशिकाएं का समूह, बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती है तो हमारे शरीर में एक उत्तक, उत्तक बोलते हैं उसको, उत्तक, कुछ कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक बनता है। एक ही तरह के कुछ उत्तक अगर मिलते हैं तो फिर हमारा एक अवयव होता है। एक हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अवयव काम करते हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, अलग अलग अवयव है। तो कई उत्तक मिलते हैं तो एक अवयव, यानी एक हमारे शरीर का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं। शरीर के अलग अलग अंगों में हमारे सब कोशिकाएं फैली हुई है। कई उत्तक जब बनते हैं तो एक अवयव होता है, और एक ही तरह के कई अवयव जब मिलते हैं, एक ही तरह के कई अवयव मिलते हैं तो एक तंत्र होता है, सिस्टम। जैसे रक्त संचार सिस्टम, श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र, अस्थि तंत्र। तो एक ही प्रकार के कई जब अवयव मिलते हैं तो एक तंत्र बनता है। और इस तरह से हमारे शरीर में कितने 10 या 12 तरह के तंत्र बताए गए, वो सारे तंत्र जब मिलते हैं तो हमारा शरीर बनता है। तो समझ में आ गया? शरीर कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, उत्तकों से ऑर्गन, या ऑर्गन जिसको हम अवयव बोलते हैं, और कई ऑर्गन मिलके एक तंत्र होता है, और सारे तंत्र मिलके फिर हमारा शरीर बना है। तो शरीर के अंदर इतने तंत्र काम कर रहे हैं, तो योगाभ्यास करने से ये सारे तंत्र सक्रिय होते हैं। समझ लीजिए इस बात को। योगाभ्यास से जितने भी तंत्र है हमारे शरीर में, चाहे वो श्वसन तंत्र है, चाहे वो रक्त संचार तंत्र है, अस्थि तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है, जितने भी तंत्र है, सारे तंत्र हमारे सक्रिय होते हैं, और वो हमें स्वस्थ रखने में, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता को विकास करने में सहायक होते हैं। तो योगाभ्यास हमारे लिए कितना जरूरी है आप समझ लिया। योगाभ्यास क्या, ये हमने जाना, क्यों करना चाहिए ये भी जाना। हमारे शरीर के अंदर जितने भी तंत्र है, सारे तंत्र इससे सक्रिय रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अब जो योगाभ्यास में अलग अलग मैंने अंग बताए, जैसे आसन, आसन भी अलग बहुत तरीके से किए जाते हैं, बैठकर, लेटकर, खड़े होकर। प्राणायाम, प्राणायाम भी बहुत तरीके से होते हैं। ध्यान, ध्यान के भी बहुत सारे अंग हैं। तो एक एक चीज के अलग अलग अंग है। सिर्फ आसन कर दिए तो आसन एक तरह का नहीं है। कितने बताए, 84 लाख आसन बताए गए। अब 84 लाख आसन में से कुछ सिलेक्टेड आसन का चयन करके हम आसन करते हैं। प्राणायाम भी बहुत तरह के, उसमें से कुछ प्राणायाम हमने चुन लिए और हम उसका अभ्यास करते हैं। ध्यान, तो ध्यान में भी बहुत सारे अंग है। योगिक क्रिया है, बंद है, अलग अलग तरह के बंद है। तो ये सारे हमारे योगाभ्यास के अंदर सारा आ जाता है। तो अभी हम आसनों का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, ध्यान तो हम करते ही हैं। तो ध्यान आज नहीं करेंगे, ध्यान हमारा आज आसनों का अभ्यास करना है हमें। तो आसनों का अभ्यास करने से क्या होता है,
क्या होता है और क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने बताया, देखिए जो हमारे शरीर में उत्तक उत्तक मैंने बताया ना, तो हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने से क्या होता है, उत्तकों में तीव्र गति से टूट फूट होती है। अब समझिए, व्यायाम और योग आसन, इसमें क्या फर्क है। जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उत्तकों में टूट फूट होती है, लेकिन योग करने से ऐसा नहीं होता है। हमारे मांसपेशियां स्वस्थ रहती है, लचीली रहती है। तो हमें योग में जो आसन हमारे बताए गए, और उसमें भी आसन लगने के बाद स्थिर सुखम आसनम, जो अलका जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था, आसन लगा के उसमें रुकना है, रुकना है। ज्यादा आसन नहीं करके हम सिलेक्टेड आसन करें और हर आसन में थोड़ी देर रुके, ये होना चाहिए। हमने 50 आसन कर लिए, लेकिन सही तरीके से एक भी नहीं किया, तो उससे हमें फायदा नहीं मिलने वाला है। आपने 5 आसन किए, लेकिन सही तरीके से किए, उसको होल्ड किया, उसको उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हमें आसन कैसे करने चाहिए, उसमें रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो अब शरीर के बारे में भी हमने जान लिया, शरीर हमारा कैसे बना हुआ है। अब कुछ हमें आवश्यक विधि निषेध जो है, इसके बारे में किताब में मैंने भी देखा, इस किताब में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। आवश्यक विधि निषेध, विधि निषेध मतलब हमें सावधानी क्या रखनी है। बहुत सारे पॉइंट है इसमें, कुछ पॉइंट में इसमें से आपको बता रहा हूँ। आवश्यक सावधानियां और विधि निषेध। जिन व्यक्तियों को कान बहते हो, कान बहते हैं, नेत्र तारा कमजोर हो और हृदय दुर्बल हो, उनको सिर्फ कठिन आसन नहीं करने चाहिए, कठिन आसन नहीं करने चाहिए। जिनके उदरी पेट में प्रॉब्लम है, पीड़ा है, या तिल्ली में आम वृद्धि जिनकी हुई है, उनको भुजंग आसन, शलभासन, धनुरासन, इस तरह के आसन जो है उनको अवॉइड करने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोष्ठबद्धता, ये तो हमारे घर पे देखिए प्राय मेंबरों को आजकल कब्जी की शिकायत रहती है, कब्जी की शिकायत रहती है। जिनको कब्जी है उनको योग मुद्रासन, पश्चिमोत्तासन अधिक समय तक नहीं करना, ज्यादा समय तक नहीं करना। करने मनाही नहीं है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। जिनका हार्ट कमजोर है उनको उद्यान या नौली क्रिया जो बताई गई है, नौली क्रिया भी, ये भी योग का ही अंग है, तो ये सब उनको नहीं करना है। फेफड़े जिनके कमजोर है उनको उज्जाई प्राणायाम और कुंभक नहीं करना। मैं हमेशा बताता हूँ, फेफड़े कमजोर है, जिनको दमे की प्रॉब्लम है, उनको कुंभक नहीं करना चाहिए। ये बात मैं बार बार कहता रहता हूँ, और वही बात इसमें लिखी है। फेफड़े जिनके दुर्बल है और जिनके दमे की शिकायत रहती है, उनको उज्जाई प्राणायाम या फिर कुंभक ये नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का उच्च रक्तचाप रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको कठोर यौगिक अभ्यास नहीं करना है। हल्के फुल्के आसन वो कर सकते हैं, हाई बीपी वाले। अब और कुछ सावधानियां बताई गई है। योगाभ्यास सुबह सुबह एक ही समय, एक ही स्थान पर, खुले जहां अच्छी हवा आती है वहां करना चाहिए। अभ्यास, योगाभ्यास आसन करते हैं तो आसन कंटिन्यू आसन करते हैं, हम 5-10 आसन करते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करना भी जरूरी होता है। एक आसन किया, थोड़ी देर विश्राम जरूरी होता है। लंबे समय तक रुक गया है, किसी कारण से आपका क्रम बंद हो गया, छूट गया, वापस आपको शुरू करना है, तो फिर वापस स्टार्टिंग में थोड़े समय करना, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाना। ऐसा नहीं है अभी आसन 1 महीने किया नहीं, आज किया तो कंटिन्यू बहुत सारे आसन बहुत देर तक कर लिए, वैसा भी नहीं करना है। वापस शुरू करते हो कई दिनों बाद, तो वापस धीरे धीरे समय बढ़ाना है, और उसी तरह से आपको आगे। भोजन, इसमें देखिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। आप अपने योगाभ्यास के साथ आसन जब करते हैं,
अल्प मात्रा में पेय पदार्थ आप लेकर आसन कर सकते हैं। पानी पी के आसन किया जा सकता है। थोड़ा सुबह सुबह पानी पिया, 10-15 मिनट बाद कर सकते हैं। लेकिन भोजन करने के बाद 1.5 घंटे तक, मतलब 1.5 घंटे तक हमें, कम से कम 1.5 घंटा लिखा है, ज्यादा ही 2-2.5 घंटा भी आप गैप दे सकते हो। खाना खाने के तुरंत बाद आसन नहीं करना है। 1.5 से 2-2.5 घंटे का गैप रहना चाहिए। और योगाभ्यास करने के आधे घंटे तक भोजन नाश्ता नहीं करना। खाने के बाद तो करते हो तो 1.5 घंटा 2 घंटे का गैप रहना चाहिए। और योगाभ्यास के बाद अगर खाना खाते हैं तो हमें कितना गैप रखना है, इसमें लिखा है आधा घंटा कम से कम। आसनों को, अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना, ये मैंने बता दिया आपको। अब एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है आसनों में। जब हम शरीर का कोई भी अंग हम ऊपर लेके आते हैं, हाथ हो, पैर हो, चाहे कोई भी पार्ट ऊपर लेके आते हैं, तो श्वास बढ़ना है और नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ना है। श्वास की प्रक्रिया को हमें उसके साथ जोड़ना है। योगा में श्वास के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो श्वास की प्रक्रिया को जोड़ना है। आसनों का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। केवल आसन कर लिया, प्राणायाम आप 5 मिनट करो। आपने 20 मिनट का प्रयोग करना है तो 15 मिनट आसन कर लिया, 5 मिनट प्राणायाम कर लिया। आधा घंटा करना है तो 25 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया। तो 5-7 मिनट का उसके साथ प्राणायाम भी जोड़ना है। तो ये सब कुछ सावधानियां, कुछ नियम है। और ढीले कपड़े पहनना है। और महिलाओं को विशेष करके पीरियड्स के दिनों में आसन नहीं करने चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और प्राणायाम में भी बहुत सारे नियम बताए गए। जहाँ वातावरण दूषित है, दुर्गंध युक्त जगह है, इलन फुलन है, वहां बैठ के प्राणायाम नहीं करना है। स्वच्छ जगह होनी चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए। और सुबह सुबह प्राणायाम किया जाए तो स्वच्छ हमें ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन मिलती है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखते हुए योगाभ्यास करना है। तो हमें योगाभ्यास क्या, क्यों करना चाहिए, अब कैसे करना चाहिए, ये भी हमने जान लिया। अभी उसमें क्या सावधानियां रखनी है, क्या उसमें हमको ये रखना है। तो अब हम अभ्यास करें, योगाभ्यास शुरू कर देंगे। तो आज हम बैठकर योगाभ्यास करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, योगाभ्यास लेटकर, बैठकर और खड़े होकर करते हैं अपन। तो बैठकर हम पहले कुछ योगिक क्रियाओं से शुरू करेंगे और आखिरी में हम प्राणायाम भी करेंगे। तो अपने अपने आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। आप योगाभ्यास पैरों की क्रियाओं से शुरू करेंगे। योगिक क्रियाएं, पूरे शरीर की हल्की फुल्की क्रियाएं कर लेंगे पहले, उसके बाद कुछ आसन करेंगे और फिर हम प्राणायाम करेंगे। तो पहले पैरों की अंगुलियों की क्रिया। अंगुलियों को धीरे धीरे प्रेशर देते हुए बाहर अंदर। सबको दिखाई दे रहा है? पहले अंगुलियों की, पैरों की अंगुलियों से शुरू करेंगे। अब टखनों के लिए दोनों पैरों के पंजों को बाहर ले जाइए, अंदर लाइए, बाहर अंदर। देखिए कहाँ खिंचाव आ रहा है, मांसपेशियों में कहाँ खिंचाव आ रहा है, पिंडलियों में खिंचाव आएगा। इस तरह से आप करते हो, जंघाओं में खिंचाव आएगा, उसे आप महसूस कीजिए। अब एक पंजा अंदर, एक पंजा बाहर। अब दोनों पंजे मिले हुए गोल घुमाइए, गोलाकार सर्कल बनाइए।
उल्टा घुमाइए। दोनों पैरों के पंजों को टकराते हुए पूरे पैरों में ट्विस्ट आ रहा है। अब दोनों पैरों में फासला रखिए। दोनों पैरों के अंगूठों को अंदर की ओर लाते हुए बिल्कुल नीचे तक लाना है, बाहर ले जाते हुए पूरा बाहर ले जाना, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए आपको इस क्रियाओं से महसूस हो रहा होगा कि पूरे पैरों की जो हमारी मांसपेशियां है उसमें खिंचाव आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है, तो वहां जो भी टॉक्सिन्स जमा है सारे वहां से निकलेंगे और हमारे पैरों में रक्त का संचार अच्छा होगा। तो पैर की जितनी भी समस्या है उनके लिए ये पैरों की क्रिया बहुत जरूरी है। इनका अभ्यास हमें जरूरी हमेशा करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम घुटनों के कुछ प्रयोग कर लेते हैं। घुटनों के लिए अप डाउन करते हुए दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे रखते हुए घुटने को खींचकर सीने से लगा लीजिए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब क्लॉकवाइज घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज, पैर के तलवे को पकड़कर घुटने को बाहर धकेलते हुए पैर को खींचते हुए नाक को टच करना है, पैर का अंगूठा नाक को टच करना है। अब पैर को हवा में झुलाइए। सारी क्रियाएं हम नहीं कर रहे, कुछ खास खास क्रियाएं जो है तो ले रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, ताकि हमारा पैर का जो लचीलापन है बिल्कुल कायम रहेगा इस क्रियाओं से। अब दूसरा पैर ले लीजिए, अप डाउन, नेक्स्ट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तलवे को पकड़कर घुटने को बाहर धकेलते हुए अंगूठा नाक को लगाना है। नेक्स्ट हवा में झुलाइए। रिलैक्स, रिलैक्स। पंजों की हो गई, टखनों की हो गई, पैरों की हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे अब कमर के लिए कुछ प्रयोग। कमर के लिए पहले सबसे पहले दोनों हाथों को सामने फैलाते हुए आगे पीछे होना है। पूरा पीछे जाइए, आगे आइए। इसमें नौका चालन भी कर सकते हैं हम, मुट्ठियों को बंद करते हुए फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। इससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होंगे और कमर भी लचीली होगी। अब उल्टा,
सर हमें घोड़ों को उठाना है क्या? रिलैक्स। अब मांसपेशियों में खिंचाव देना है तो क्या करना है, पैरों को फैलाइए, पैरों को फैलाइए। बाएं हाथ की दोनों अंगुलियों से पैर के अंगूठे को पकड़िए, कोहनी को घुटने पे रखिए, दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, और बिल्कुल धीरे धीरे नीचे झुकते हुए पैर के अंगूठे को टच करना, वापस ऊपर आना। इस साइड खिंचाव आ रहा है और इस साइड प्रेशर आ रहा है। ध्यान दीजिए कहाँ खिंचाव और कहाँ प्रेशर आ रहा है। इसी तरह दूसरी ओर करेंगे। नेक्स्ट, चक्की चालन। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है चक्की चालन पेट के लिए। उल्टा चलाइए। रिलैक्स, रिलैक्स। पेट के लिए हमने कुछ प्रयोग किए। अब फेफड़ों के लिए, फेफड़ों के लिए सीधे बैठते हुए श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे ले जाना है। तो जो जो कोहनियां पीछे जाएगी पूरा सीना बाहर आ जाएगा। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। अब धीरे धीरे जाना है, फोर्स के साथ छोड़िए। अब फेफड़ों की क्रिया कर रहे हो तो हमारा ध्यान फेफड़े पर रहना चाहिए। फेफड़ों के लिए फूक टेक्निक का प्रयोग मैं बताता हूँ, वो भी बहुत बढ़िया है। 3 बार में श्वास लेना, 2 फूक मारते हुए श्वास को बाहर निकालना है। इस तरह से करना है। देखिए आप पहले साथ साथ कर सकते हो। हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ेगी। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो फेफड़े हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। और अभी जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो कोरोना चौथी लहर सुनने में आ रहा है, वापस आ रही है, तो हमें फेफड़ों के प्रति बहुत ध्यान रखना है। फेफड़ों का ध्यान रखना है। फेफड़े हमारे मजबूत रहेंगे तो ये कोरोना कुछ भी हमारे शरीर पे उसका असर बिल्कुल नहीं होगा। फेफड़े मजबूत होने चाहिए, तो फेफड़ों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट करेंगे हम कंधों के लिए। सीधे बैठिए, कंधों को गोल घुमाइए, आगे से पीछे लेते हुए गोल गोल राउंड। अब उल्टा घुमा लीजिए। कंधों की बहुत सारी क्रिया है, सारी क्रिया हमें नहीं लेनी, सिलेक्टेड 1 या 2 क्रिया हम कर लेंगे ताकि हमारे कंधे जो है बिल्कुल लचीले हो जाए। और कंधों की क्रिया करने से देखिए इसमें हमारे गर्दन के दर्द है और भी है, इसमें भी हमें बहुत आराम मिलता है। नेक्स्ट अगली क्रिया में क्या करना है, इस तरह से कोहनियों को, ये भी हमारे कंधों के लिए बहुत बढ़िया है, गर्दन के लिए भी बहुत बढ़िया है। पूरा फैलाइए पीछे।
रिलैक्स। कंधों के बाद एल्बो के लिए कलाइयों के लिए अंगुलियों के जॉइंट है, इन्हें पूरा ताकत लगाते हुए हिलाइए। अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठियां बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। गोल राउंड, उल्टा। तो देखिए हमारे पूरे हाथ की क्रिया हो गई है, उंगलियों से लेके कंधे तक कोई भी हमारा अंग छूटा नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे अब गर्दन के लिए। गर्दन के लिए श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को नीचे लाते हुए कटकूप में लगाइए। श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। अब राइट और लेफ्ट। गर्दन की भी क्रिया, काफी क्रिया है, हमने 2-3 क्रिया अभी गर्दन के लिए ली। अब गर्दन के बाद आंखों की क्रिया, चेहरे की क्रिया, मस्तिष्क की क्रिया, बहुत सारी है। सारी क्रिया करेंगे तो हमारी क्रिया में समय बीत जाएगा। हमें आसनों का अभ्यास भी करना है। तो ये इतनी सी क्रिया अगर भी आप हम रोज कर लेते हैं, पैरों के अंगूठे से लेकर गर्दन तक, तो हमारा पूरा शरीर जो है बिल्कुल क्या होता है, मांसपेशी हमारी लचीली हो जाती है और शरीर में अकड़न जकड़न जो भी है वो निकल जाती है। तो हम आसन करते हैं तो हमें आसन करने में आसानी होती है, क्योंकि क्रिया का अभ्यास हमने कर लिया तो हमें आसनों में आराम होगा, इससे मांसपेशियां हमें लचीली रहेगी। तो आसन, आसन अभी हम बैठे हैं तो ये है सुखासन। सुखासन, पालथी मार के बैठना। ध्यान करने के लिए 4 आसन बताए, उसमें पहला आसन बताया सुखासन। सुखासन में तो सब जानते हैं, आराम से बैठना है। दूसरा बताया इसमें वज्रासन। वज्रासन बहुत बढ़िया आसन है। तो वज्रासन हमें नियमित करना चाहिए और भोजन करने के तुरंत बाद इस आसन को किया जा सकता है। वज्रासन कैसे करेंगे? दोनों पैर सामने फैलाइए। अब एक पैर को मोड़ते हुए इस तरह से, फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लाना है। जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है उनसे वज्रासन नहीं होता है तो जबरदस्ती नहीं करें, बाकी सभी वज्रासन आराम से कर सकते हैं। पीछे पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई है और एड़ियों के ऊपर बैठना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। दोनों हथेलियों को आप मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा के इस तरह से भी रख सकते हैं और हथेलियों को इस तरह से घुटने पे भी रखा जा सकता है। ये वज्रासन। अब वज्रासन में बैठे बैठे हम कुछ आसन लेंगे। इसमें सबसे पहले शशांक आसन। शशांक आसन बहुत बढ़िया है, इससे हमारे पेट से संबंधित जो है प्रॉब्लम वो भी सॉल्व होती है। ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर ज्यादा होने से मेमोरी पावर भी बढ़ता है, याददाश्त भी बढ़ती है। बहुत फायदेमंद आसन है शशांक आसन। ज्यादा आसन हम नहीं ले रहे हैं, एक गिनती के आसन लेंगे, लेकिन जो आसन ले रहे हैं हम पूरी तरीके से अच्छे से करना है, इस बात का ध्यान रखना है। श्वास के साथ हर आसन की प्रक्रिया को जोड़ना है। तो पहले शशांक आसन। शशांक आसन में दोनों हाथों को दोनों साइड से पहले ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए, और दोनों हथेलियां आपस में बिल्कुल मिली हुई रहेगी, दोनों हाथ जुड़े हुए।
और दोनों हाथ कान से सटे हुए, पूरा खींचा हुआ ऊपर की तरह। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है, बिल्कुल नीचे तक आइए। ललाट को बिल्कुल नीचे तक लेकर आना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। 4 स्टेप इसमें बताए गए। 1 में श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेना, 2 में श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना, 3 में वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, 4 में वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब नीचे झुकने के बाद अगर ज्यादा समय आप रुकते हो आसन लगाने के बाद, तो आप श्वास नॉर्मल रख सकते हैं, नहीं तो फिर श्वास क्रिया के साथ एक राउंड और करें। 1 2 3 4। बहुत ही सरल आसन है, हर कोई कर सकता है। इसमें बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। और नीचे बैठने में अगर तकलीफ हो रही है तो ये आसन हम कुर्सी के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठ के भी किया जा सकता है। कुर्सी पे बैठेंगे तो ललाट हमारा बिल्कुल नीचे तक नहीं आएगा, जितना हम झुक सकते हैं उतना झुकना है, इस बात का ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ कि ललाट को जमीन तक ले आइए, तो आप कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो जमीन तक नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसी क्रिया को हम दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए करेंगे, इस तरह से हथेलियां सामने। 1 2 3 4। समझ में आ रहा है सबको? 1 2 3 4। कहाँ प्रेशर पड़ रहा है? पेट पे प्रेशर पड़ रहा है। तो इससे देखिए आपको मालूम होगा भी हमारे इस आसन से क्या बेनिफिट होता है। आप जब आसन करते हो तो आपको समझ में आ जाता है। जहाँ प्रेशर पड़ रहा है मांसपेशियों में, वहाँ के टॉक्सिन्स निकलेंगे, पेट कम होगा। और नीचे झुकते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। अब नेक्स्ट इसका एक प्रकार और मैं आपको हमेशा बताता हूँ। इसमें दोनों घुटनों में गैप रखिए, घुटनों में फासला रखिए, दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच इस तरह से रखिए। इस तरह से बैठने के बाद पहले श्वास भर लीजिए, पूरा श्वास भर लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को आगे खिसकाते हुए नीचे झुकिए, बिल्कुल नीचे तक आ जाइए। श्वास भरते हुए ऊपर आना है, हथेलियों को नजदीक लाते हुए। नीचे झुकते समय हथेलियां दूर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। श्वास भरते हुए रिलैक्स। पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, एक प्रकार और है इसमें। दोनों हथेलियों को हम इस तरह से पीछे रखते हैं, हथेलियां ऊपर छत की ओर रहेगी, खुली हुई रहेगी हथेलियां। और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, रुकना है थोड़ी देर। श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 रिलैक्स। रिलैक्स। तो अभी हमने शशांक आसन का अभ्यास किया। शशांक आसन 4 तरह से हमने किए, अलग अलग प्रकार के 4 तरह। इसी आसन में बैठे बैठे हम करेंगे मडुक आसन।
मडुकासन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मडुकासन पेट तो कम होता ही है खास करके, और एसिडिटी, वायु विकार में फायदा, और इससे मेन फायदा होता है शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर की प्रॉब्लम आजकल हर घर पे दिखाई देती है, तो उसके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। कैसे करना है? हथेली, बाई हथेली नीचे, उसके ऊपर दाहिनी हथेली नाभि के नीचे रखिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखिए, पूरा श्वास भर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। अब हथेलियों को थोड़ा ऊपर ले लीजिए, नाभि के बिल्कुल ऊपर। धीरे धीरे। अब हथेलियां थोड़ा सा और ऊपर, नाभि से थोड़ा ऊपर। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम दूसरी हथेलियां, जो पहले हमने हथेली कौन सी लेफ्ट रखी थी, तो इसको राइट रखते हुए भी हथेलियां ऊपर नीचे जो रखते हैं, बदल के भी कर सकते हो दूसरे प्रकार से। और दूसरा प्रकार इससे हम जो करते हैं, मुट्ठियां बंद रखते हुए, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रयोग है। मुट्ठियां जब आप इस तरह अंगूठा डालते हुए अंदर मुट्ठियों को बंद कर लीजिए, मुट्ठियों को नाभि के नीचे रखिए, और नीचे झुकते समय नजरें सामने रखिए। इससे देखिए थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आ रहा है, पेट में प्रेशर बढ़ रहा है। धीरे धीरे वापस ऊपर। अब थोड़ा सा ऊपर लीजिए मुट्ठियों को, नाभि के ऊपर। धीरे धीरे वापस ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर। मुट्ठियों की पोजीशन हमने 3 प्रकार से रखी, नाभि के नीचे, नाभि पर, और नाभि से थोड़ा ऊपर। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर रखने से उसका हमारा अलग अलग बेनिफिट होता है। नाभि के नीचे रखते हैं तो मूत्राशय, मैं हमेशा बताता हूँ, मूत्र संबंधित प्रॉब्लम है, उसको नीचे रखेंगे तो मूत्राशय पे प्रेशर पड़ेगा। बीच में रखेंगे तो पेट, नाभि पर प्रेशर पड़ेगा, पेट कम होगा। पेट तो वैसे तीनों में ही कम होता है, लेकिन इसमें है बीच में रखने से पेट के बीच में प्रेशर पड़ता है। ऊपर रखने से क्या होता है, हमारे अग्नाशय पे प्रेशर पड़ता है, शुगर को कंट्रोल करता है। तो 3 प्रकार से करते हैं, तीनों के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। तो अभी हमने मडुकासन कैसे किया जाए ये जाना, मडुकासन अलग अलग प्रकार से किया। नेक्स्ट हम लेंगे अब आसन बदलते हुए। पहले पैरों को सामने फैला लीजिए, पद्मासन। ध्यान के लिए सबसे बढ़िया आसन बताया गया पद्मासन। पद्मासन में बैठकर भी हम बहुत सारे आसन कर सकते हैं। तो पद्मासन लगाना है। पद्मासन कैसे लगाएंगे? पहले एक पैर को मोड़ते हुए, फिर दूसरा पैर इस तरह से जंघाओं के ऊपर, पैरों को, दोनों पैरों के कछड़ों को चढ़ा देना है। ये हो गया हमारा पद्मासन। पद्मासन में मुद्रा कौन सी बताई गई है? वीतराग मुद्रा। बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हथेलियों को इस तरह से नाभि के पास गोद में टिका दीजिए, दोनों अंगूठे मिले हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास नॉर्मल।
ये पद्मासन। पद्मासन जिनका नहीं लगता है, एक पैर चढ़ाते हुए अर्ध पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं। और पद्मासन में बैठने से ध्यान हमारा अच्छा होता है, मेरुदंड सीधा होता है, इसमें अपने आप सीधा हो जाता है। पद्मासन में रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी हो जाती है। और ऐसे झुक के नहीं बैठना है, इस बात का आपको मैं बार बार कहता हूँ, बिल्कुल थोड़ा ध्यान भी रखना है हमें। अब पद्मासन में बैठे बैठे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन का अभ्यास हमें नियमित करना है, कंधों के लिए, पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है। क्या करना है, पहले दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, बाएं हाथ से कलाई को पकड़िए, मेरुदंड गर्दन सीधी रहे, पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, ललाट को बिल्कुल नीचे फर्श तक ले आइए। अब दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आप नीचे, श्वास भरते हुए वापस सीधे। देखिए पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, पद्मासन लगा हुआ है, प्रेशर आपको महसूस हो रहा होगा। तो जंघाओं में खिंचाव आ रहा है, पिंडलियों में भी खिंचाव आ रहा है, पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, और कंधे हमारे जो है कंधों में भी खिंचाव आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, रुकिए थोड़ी देर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। योग मुद्रासन अभी हमने सामने झुकते हुए किया। अब हम इसको राइट और लेफ्ट झुकेंगे। इससे हमें क्या होगा, हमारे एक साइड प्रेशर आएगा, एक साइड खिंचाव आएगा। जब हम लेफ्ट साइड झुकते हैं तो इधर खिंचाव आएगा, इधर प्रेशर पड़ेगा। जब राइट साइड झुकेंगे तो इधर खिंचाव और इधर प्रेशर। तो कलाई को पकड़े रखिए पीछे, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हुए ललाट को घुटने के सामने बिल्कुल नीचे तक, जमीन तक, फर्श तक ले आइए। श्वास भरते हुए सीधे। अब दूसरी ओर, वापस सीधे। एक राउंड और, 1 2 3 4। जब नीचे झुकते हैं आपको महसूस हो रहा होगा, इस साइड और इस साइड प्रेशर भी आ रहा है, खिंचाव भी आ रहा है। जब इधर झुकते हैं तो खिंचाव आता है, और जब इधर झुकते हैं तो प्रेशर पड़ता है। तो इसमें मांसपेशियों में खिंचाव और प्रेशर आप महसूस करते हुए प्रयोग करेंगे। अब ट्विस्ट देना है। ट्विस्ट देना है तो क्या करना है, अभी हमने सामने ललाट को लगाया था, अब अंदर लगाना है। अंदर लगाएंगे तो हमारे रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आएगा, मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, और पेट के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो अंदर ललाट को बिल्कुल अंदर लगाने का प्रयास कीजिए, घुटने के अंदर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, दूसरी ओर, धीरे धीरे ऊपर। ट्विस्ट आ रहा है रीढ़ की हड्डी में, जब हम अंदर लगाने का प्रयास करते हैं तो ट्विस्ट आता है। तो हमारे रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आने से मेरुदंड हमारा लचीला होता है। रिलैक्स रिलैक्स। योग मुद्रासन का अभ्यास अभी हमने किया। इसमें एक आसन और किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास रखते हुए, हथेलियों में वजन डालते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना। श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। उत्थित पद्मासन। और एक होता है बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन, पीछे से हाथों को लाते हुए पैर के अंगूठों को पकड़ना, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़िए।
पकड़ लेना, इसको हम बद्ध पद्मासन कहते हैं। आपसे हो तो अभ्यास जरूर करें, इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है, हर एक से होता नहीं है। तो इस तरह से पकड़ना है, अंगूठे को पकड़ना है पीछे से हाथ को आगे लाते हुए। एक अंगूठा पकड़ में आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, मेरे भी नहीं आ रहा है, तो आपको भी हो सकता है अभी तकलीफ हो सकती है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो पकड़ में आएगा। धीरे धीरे अभ्यास करना है। बद्ध पद्मासन। रिलैक्स, पैरों को खोल लीजिए। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास, समय प्राणायाम का अभ्यास भी करना है, तो एक या दो आसन हम और लेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम लेंगे। पश्चिमोत्तासन, पश्चिमोत्तासन और पश्चिमोत्तासन हमें करना जरूरी होता है, कारण इसमें हमारे पेट के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ता है। पश्चिमोत्तासन कैसे करना है? दोनों पैर सामने फैला के रखना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। जितना झुक सकते हैं झुकिए, वापस हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैर फैला के कर रहे हैं हम, इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तासन। एक पैर फैला के तो बोले करेंगे तो उसको बोलेंगे हम जानु शिरासन। जानु शिरासन में एक पैर को मोड़ लिया जाता है इस तरह से, और यही क्रिया करते हैं, तो उसको जानु शिरासन कहते हैं। समय कम है हमारे पास, इसलिए हम जानु शिरासन का अभ्यास नहीं करेंगे। पश्चिमोत्तासन हम एक राउंड और कर ले। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। नेक्स्ट, गोमुखासन। गोमुखासन इस तरह से घुटने के ऊपर घुटना रखना है, घुटने के ऊपर घुटना आया। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से लेते हुए पीछे ले जाएंगे, पीछे इस तरह से अंगुलियों को फंसाते हुए पकड़ना है, इस तरह से। अब दूसरे पैर से इस बार राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे से। रिलैक्स, दोनों पैरों को वापस सीधा करते हुए। समय संपन्न हो रहा है, 7:20-25 हो चुके हैं, 5 मिनट बचा है हमारे पास। एक आसन हम और करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। और आसन है गोदुहासन या गोदुहिकासन। गोदुहासन बैलेंसिंग आसन है। इस तरह से इस आसन में बैलेंस बनाते हुए जितनी देर आप बैठ सकते हो बैठना है।
रिलैक्स। आराम से बैठिए, सुखासन, वज्रासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हो आराम से बैठ जाइए। श्वास बंद। अब प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें 2-3 मिनट करना है। अनुलोम विलोम कैसे करना सबको पता है, बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। रिलैक्स। समय संपन्न हो रहा है। तो अभी हमने देखिए योगाभ्यास के क्रम में कुछ योगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम और साथ साथ में कायोत्सर्ग, जब हम शरीर को रिलैक्स कर देते हैं आसन करने के बाद थोड़ी देर रुकते हैं तो कायोत्सर्ग अपने आप हो जाता है इसके अंदर। तो 1 मिनट का कायोत्सर्ग भी हम कर लेते हैं सीधे बैठते हुए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, शरीर की पकड़ को छोड़िए। शरीर में कहीं भी कोई तनाव नहीं, रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। रिलैक्स। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। भाई साहब आपके